नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 2 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों बजट से है। देखिएगा, बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। तो दोस्तों, जो सप्तऋषि अवधारणा है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें सप्तऋषि यानी 7 अवधारणाएं हैं। सात अवधारणाएं हैं। इसके तहत दोस्तों प्राथमिकताएं जो निर्धारित की गई हैं वह कौन कौन सी हैं। तो पहली है दोस्तों समावेशी विकास, दूसरी है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी है दोस्तों अवसंरचना एवं निवेश, चौथी है क्षमता का विकास, पांचवी है दोस्तों हरित विकास और छठी है युवा शक्ति, सातवीं है वित्तीय क्षेत्र। जिसमें दोस्तों इस बार बजट में आपके हरित विकास पर बहुत ही जोर दिया गया है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि बजट 2023 में सप्तऋषि अवधारणा जो है यह इसके तहत कौन कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। तो 7 दोस्तों सप्तऋषि अवधारणा 7 हैं। कौन कौन सी हैं? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 दोस्तों जो है प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था है इसमें जो है 3 लाख तक की आय को कर मुक्त जो है करने की घोषणा की गई है। व्यक्तिगत आयकर दोस्तों व्यक्तिगत दोस्तों आयकर, पब्लिक इनकम टैक्स। तो दोस्तों यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है रिबेट। इस पर दोस्तों जो रिबेट है इस पर दोस्तों आपका पहले जो है 5 लाख रुपए तक जो है आयकर मुक्त हुआ करता था, लेकिन अब जो है वह 7 लाख रुपए तक आमदनी जो है वह कर मुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, जो रिबेट पर जो है वह सीमा बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह दोस्तों 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब इस बार दोस्तों बजट में यह 7 लाख रुपए कर दी गई है। और जो दोस्तों इधर दूसरी जो कर की व्यवस्था है इसमें आपको पता होगा कि पहले 6 स्लैब थे कर के जीएसटी के तहत, लेकिन अब उसे घटाकर जो है 5 स्लैब कर दिए गए हैं। और पहले दोस्तों जो 0 से 2.5 लाख तक जो है जीरो इंटरेस्ट जीरो दोस्तों कर था, और अब जो है 0 से 3 लाख तक जो है 0% कर है। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो है वह 2.5 लाख सीमा थी इसकी, अब 3 लाख सीमा तक बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत आयकर में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई। तो 3 लाख रुपए तक, या पहले दोस्तों कितनी थी? 2.5 लाख तक। और दोस्तों जो ध्यान रखिएगा, 0 से 3 लाख जो है 0 से 3 लाख 0% है। 3 से 6 लाख 3 से 6 लाख जो हैं वह 5%। उसके बाद दोस्तों अगर 6 से 9 की बात की जाए, 6 से 9 की तो 10% हैं। एक मिनट दोस्तों इधर देख लेते हैं, आपको बता दें कि 0 से 3 जो है लाख रुपए पर 0 से 3 लाख रुपए इस पर है दोस्तों 100%। उसके बाद 3 से 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए इस पर है दोस्तों 5%। उसके बाद 6 से दोस्तों 9 लाख रुपए इस पर कितना है? इस पर है दोस्तों 10%। और 9 से 12 लाख रुपए 9 से 12 लाख रुपए पर कितना है? 15%। और 12 से 15 लाख रुपए पर इस पर है दोस्तों 20%। और 15 लाख से ऊपर 15 लाख से ऊपर इस पर है दोस्तों 30%। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो है कर स्लैबें हैं। और आप लोग ध्यान रखिए, इस बार जो है 5 कर स्लैब कर दी गई। पहले कितनी थी? 6। तो दोस्तों इसमें देखिएगा आपको ये दोस्तों जो 0 से 3 होता है, 0 से 3 इस पर 0% दोस्तों कर दर होती है। इसको हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि दोस्तों ये शून्य ही है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला 3 से 6 हो गया, दूसरा 6 से 9, तीसरा 9 से 12, चौथा 12 से 15 और पांचवा 15 लाख से ऊपर की। तो ये दोस्तों 5 कर स्लैब हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 से 6 लाख रुपए 5% कर दर है। 6 से 9 लाख रुपए 10% कर दर है। और 9 से 12 लाख रुपए इसमें 15% है। 12 से 15 लाख जो है 20% है। 15 लाख से ऊपर वालों पर 30% है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, और इसमें दोस्तों जो रिबेट है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें कि रिबेट पर जो है सीमा कितनी बढ़ा दी गई है। तो पहले दोस्तों यह सीमा थी 5 लाख रुपए, लेकिन अब सीमा बढ़ाकर जो है वह 7 लाख रुपए कर दी गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों जो त्रिशक्ति प्रहार है इसका आयोजन भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में किया है। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित है दोस्तों यह, और यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ध्यान रखिएगा, जो त्रिशक्ति प्रहार है यह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया और एक प्रशिक्षण अभ्यास है। दोस्तों एम्फेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में दोस्तों एम्फेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें दोस्तों हमारी तीनों सेनाओं जो हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। तो एम्फेक्स में दोस्तों जो है कहाँ एम्फेक्स आयोजन किया गया है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। साइक्लोन अभ्यास की बात की जाए तो दोस्तों भारत और मिस्र के मध्य आयोजित हुआ, और दोस्तों यह पहली बार आयोजित हुआ। यह भी ध्यान रखें कि यह पहली बार आयोजित हुआ। और कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो राजस्थान में। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य आयोजित हुआ, और कहाँ आयोजित हुआ? तो राजस्थान में। दोस्तों मिस्र की बात की जाए तो मिस्र दोस्तों इस बार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके दोस्तों गणतंत्र दिवस दोस्तों जो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति ही दोस्तों आप यहाँ दोस्तों मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, देखिएगा, ट्रोपेक्स अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हिंद महासागर में यह आयोजित किया गया, और हिंद महासागर में दोस्तों नौसेना का यह सबसे बड़ा अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, ट्रोपेक्स जो है दोस्तों हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास है। लगभग दोस्तों यह 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक दोस्तों यह चलेगा। ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय जो तटरक्षक बल है इसके द्वारा 47वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों जो भारतीय तटरक्षक बल है 1978 के अधिनियम से दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना जो है 1978 के अधिनियम से की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो वीरेंद्र कुमार पठानिया जी जो हैं यह वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? तो वयम रक्षाम। वयम रक्षाम दोस्तों इसका ध्येय वाक्य है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसके नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो वर्ष 2018 में इसे वैध किया गया है। इच्छा मृत्यु जो है दोस्तों यह 2 प्रकार की होती है। इच्छा मृत्यु इसे दोस्तों यूथेनेसिया कहा जाता है, और यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार? एक एक्टिव यूथेनेसिया, और दूसरी दोस्तों होती है पैसिव यूथेनेसिया, यानी निष्क्रिय दोस्तों इच्छा मृत्यु। जो एक्टिव दोस्तों यूथेनेसिया होती है, एक्टिव यूथेनेसिया में दोस्तों इसमें व्यक्ति को एक इंजेक्शन होता है, लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन जो है यह व्यक्ति को लगा दिया जाता है, और जिससे दोस्तों व्यक्ति जो है उसकी दर्द रहित मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव यूथेनेसिया है इसमें क्या किया जाता है? इसमें दोस्तों व्यक्ति को एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है। उसमें दोस्तों आपके जो है उससे पूछा जाता है कि आप जो है उसके सामने दोस्तों बटन लगी होती है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप प्रश्नों के जवाब दीजिए। उसके बाद आपसे अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा कि आप इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हैं? तो उसमें दोस्तों आपको यस करना होगा, तो आपको दोस्तों वो
लीथल इंजेक्शन जो है वो लगा देते हैं, जिससे दोस्तों आपको जो है दर्द रहित आपकी मृत्यु हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यह थी एक्टिव यूथनेसिया। लेकिन जो है भारत में यह दोस्तों प्रतिबंधित है, भारत में यह प्रतिबंधित है। पैसिव यूथनेसिया की बात की जाए, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो पैसिव यूथनेसिया, इसमें क्या होता है, इसमें जिस व्यक्ति को कोई असाध्य बीमारी होती है तो उसका जीवन रक्षक उपकरण जैसे वेंटिलेटर हटा देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथनेसिया है, इसमें क्या किया जाता है, तो दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति है उसे दोस्तों असाध्य बीमारी है, कोई असाध्य बीमारी है जो दोस्तों ठीक ना हो सके और वह दोस्तों बहुत दिनों से बीमार है, तो दोस्तों वो व्यक्ति जो है वह जो है पैसिव यूथनेसिया के लिए उसे दोस्तों पैसिव यूथनेसिया जो है वह दे दी जाती है। या और दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें दोस्तों कोई इंजेक्शन या कुछ नहीं लगाया जाता है, इसमें जो उसका जीवन रक्षा केंद्र जैसे जैसे दोस्तों वेंटिलेटर है उसे केवल हटा देते हैं और व्यक्ति की दोस्तों मृत्यु हो जाएगी। तो यह है दोस्तों पैसिव यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। भारत ने वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध किया था। भारत में दोस्तों 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध किया था। और दोस्तों अब जो है कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोस्तों सरलीकरण किया है, तो क्या सरलीकरण किया है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। पहले दोस्तों देखते हैं कि जो पैसिव यूथनेसिया है इसमें लिविंग विल आवश्यक होता है। जो पैसिव यूथनेसिया है हमारे भारत में जो दोस्तों 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जिसे वैध किया था, इसमें लिविंग विल आवश्यक होता है। लिविंग विल का अर्थ क्या हुआ, तो लिविंग विल का अर्थ है दोस्तों व्यक्ति युवावस्था में लिखकर रख दे कि भविष्य में यदि मुझे कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो मुझे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसमें दोस्तों जो पैसिव यूथनेसिया है इसमें एक लिविंग विल की आवश्यकता होती है। लिविंग विल का अर्थ क्या है कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति युवावस्था में ही हो तो वह लिखकर यह दे दे कि यदि मुझे भविष्य में कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो मुझे जो है पैसिव यूथनेसिया दे दी जाए। क्योंकि दोस्तों अगर व्यक्ति जो है वह असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो वह जैसे दोस्तों वेंटिलेटर पर है, तो आप उसे पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा कि हाँ मुझे पैसिव यूथनेसिया दे दी जाए। तो दोस्तों इसके लिए पहले से ही जो है लिविंग विल तैयार किया जाता है। व्यक्ति जो है वह पहले से ही बता दे अपनी युवावस्था में ही कि हाँ मुझे अगर कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो मुझे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो दोस्तों यह होता है लिविंग विल। और इसमें एक दोस्तों जो लिविंग विल है इसमें क्या था कि पहले दोस्तों जो लिविंग विल था इसको मजिस्ट्रेट से दोस्तों सत्यापित कराना होता था। तो दोस्तों अब लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरलीकरण किया है तो अब आपको दोस्तों इसे मजिस्ट्रेट से सत्यापित नहीं कराना होगा। तो दोस्तों यह अब थोड़ा आसान हो गया है कि आप केवल लिविंग बिल अपना तैयार कर दें। और पहले दोस्तों इसमें मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना होता था, अटेस्टेड कराना होता था, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे सत्यापन का कार्य जो है इसे हटा दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो इच्छा मृत्यु थी यह कितने प्रकार की है, यह दो प्रकार की है, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। हमारे भारत में दोस्तों पैसिव जो यूथनेसिया है यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यह दोस्तों जो है वैध है और सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में इसे दोस्तों वैध किया था। लेकिन जो एक्टिव यूथनेसिया है यह हमारे भारत में जो है वह वैध नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच किस केस में बैठी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच जो है आज तक वह 13 जजों की बेंच बैठी है। और यह केस था दोस्तों केशवानंद भारती केस। और कब का केस है, तो 1973 का है। इसमें फैसला दोस्तों जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी, फैसला 7 से 6 से सुनाया गया था। यह दोस्तों जो केशवानंद भारती केस है यह संविधान जो है हमारा उसकी संविधान की दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और दोस्तों इसमें अगर कहा जाए कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान शुरू किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा।
पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी जी पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो G20 के जितने भी दोस्तों विदेशों से दोस्तों अतिथि आएंगे उनको भारत दर्शन कराना इसका उद्देश्य है। G20 की इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है 2022 में दोस्तों। इसका जो या दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी G20 की समिट? तो बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में दोस्तों यह 2022 में आयोजित की गई थी। और G20 की दोस्तों भारत में 2023 में बैठक हो रही है। इसमें दोस्तों जो इसका वाक्य क्या है या दोस्तों इसका लोगो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लोगो में दोस्तों जो है लोगो की बात की जाए तो आप ध्यान रखिए कि एक कमल का फूल बना है और उस पर दोस्तों पृथ्वी को दर्शाया गया है। कमल के फूल पर दोस्तों पृथ्वी को दर्शाया गया है। और कमल के फूल जो कमल का फूल है उसमें दोस्तों ध्यान रखिए कि 7 पंखुड़ियाँ हैं। जो कमल का फूल है इसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं और ये सातों पंखुड़ियाँ दोस्तों 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। तो ध्यान रखें जो लोगो है इसमें दोस्तों आप लोग देखें कि G20 का जो समिट है उसका लोगो क्या है? तो आप देखेंगे कि कमल के फूल पर पृथ्वी का गुलाब दोस्तों रखा हुआ है। और जो दोस्तों आपका कमल बना है इसमें 7 पंखुड़ियाँ होंगी और ये 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। और दोस्तों इसका जो वाक्य क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम बकम, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है 97 वर्ष की आयु में शांति भूषण का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे? तो दोस्तों जो शांति भूषण हैं यह पेशे से वकील थे और भारत के दोस्तों कानून मंत्री भी रह चुके हैं। शांति भूषण दोस्तों आपको पता होगा 1974 की बात है। इन्होंने ही दोस्तों शांति भूषण जी ने ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की कि जो इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री थी वह दोस्तों जो आपके इलाहाबाद से दोस्तों ये चुनकर गई थी लोकसभा अध्यक्ष, अरे सॉरी लोकसभा सदस्य के रूप में। तो दोस्तों शांति भूषण जी ने दोस्तों अपील की कि इनकी जो लोकसभा सदस्यता है वह अवैध है। और इस पर दोस्तों शांति भूषण जी ने केस लड़ा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी की दोस्तों लोकसभा सदस्यता जो है वह खत्म कर दी थी। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें जो शांति भूषण हैं इन्होंने ही दोस्तों इंदिरा गांधी के खिलाफ केस लड़ा था। तो दोस्तों इसीलिए उस समय से ही दोस्तों काफ़ी हाईलाइट हो गए थे। तो अभी हाल ही में दोस्तों 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो पेशे से वकील थे और भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के तहत दोस्तों पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो है उसने नागालैंड राज्य से समझौता किया है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो खाद्य तेलों के आयात में कमी। जो खाद्य तेल हैं दोस्तों आपको पता होगा कि जित खाद्य तेल हैं दोस्तों उसका अधिकांश भाग हम लोग बाहर से आयात करते हैं। तो दोस्तों और भारत में जो पाम ऑयल है उसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो इसीलिए दोस्तों उसको पाम ऑयल को जो है बढ़ाने के लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने नागालैंड राज्य से दोस्तों समझौता किया है। और नागालैंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्यू रियो। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है इसके द्वारा ही आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। और यह 1 फरवरी 2023 से दोस्तों लखनऊ से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए यह पहल जो है वह प्रारंभ की जा रही है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। और कहाँ से? तो लखनऊ से दोस्तों इसका प्रारंभ किया जा रहा है। आपसे पूछा जाए कि दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जो अमृत सरोवर कहाँ निर्मित किया गया? अमृत सरोवर तो दोस्तों रामपुर में, रामपुर
उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों अमृत सरोवर का निर्माण किया गया था। उसके अलावा दोस्तों आपसे बात अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश ने दोस्तों किस खेल को गोद लिया है, तो दोस्तों जो कुश्ती खेल है आपका, कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और अभी दोस्तों आपको पता होगा नाइट सफारी जो है, नाइट सफारी किस राज्य में दोस्तों आपकी खोली गई या स्थापित की गई, तो यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की गई है। नाइट सफारी देश की पहली नाइट सफारी है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों कल्पना चावला, इनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में। और दोस्तों आपको पता होगा कि नासा की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2003 में दोस्तों इनका निधन हो गया। जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी दोस्तों, तो कोलंबिया शटल था दोस्तों जिससे यह गई थी और उससे ही वापस आ रही थी। दोस्तों पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एंट्री के समय ही जो ये कोलंबिया शटल है इसमें आग लग गई थी, जिससे दोस्तों जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि कल्पना चावला जो है इनकी पुण्यतिथि कब होती है, 1 फरवरी को। और इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, करनाल हरियाणा में। और 2003 में दोस्तों इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।